हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति संबंधी क्या विचार हैं और राज्य के स्वरूप तथा उनकी विशेषताओं के बारे में अरस्तु के क्या विचार हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक को। देखिए, जो अरस्तु थे वो यूनान के एक बहुत ग्रेट फिलोसफर रहे हैं और इन्हें पॉलिटिकल साइंस का फादर भी कहा जाता है। अरस्तु का जन्म यूनान में स्टेग्रा नगर में 384 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। और ये जो थे ये यूनानी दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे और विश्व प्रसिद्ध योद्धा और सम्राट सिकंदर महान, जिनका कि आप सभी ने नाम सुना होगा, ये उनके मास्टर थे, यानी कि उनके गुरु या शिक्षक थे। देखिए, यहाँ पर जब मैंने प्लेटो की बात की है तो प्लेटो का जो न्याय संबंधी विचार और जो प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में जो विचार हैं उन पर अक्सर ही पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस पर भी मैंने अपना ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। देखिए, यहाँ पर जो लोग सिंसियरली पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक क्वेश्चन भी उनसे पूछना चाह रही हूँ। और आप चाहें तो मुझे कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर दीजिएगा कि प्लेटो किसके शिष्य थे, यानी कि प्लेटो का गुरु कौन था। तो चलिए आप लोग बताइएगा इसको। तो देखिए, अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य का स्वरूप क्या है। अरस्तु ने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारी फेमस उनकी पुस्तकें हैं। तो उसी में ही उन्होंने पॉलिटिक्स नाम के अपने ग्रंथ में राज्य संबंधी सिद्धांतों के बारे में बताया है, और जिसमें इन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि जो राज्य होता है वो विकास का परिणाम होता है। यह एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है, एक आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। स्टेट क्या है? एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो पर्पस है और जो इसका फंक्शन है वो भी बिल्कुल मोरलिटी बेस होता है, यानी कि नैतिकता पर आधारित होता है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य का जो जन्म है विकास के कारण हुआ है, धीरे धीरे करके एक नेचुरल तरीके से हुआ है, और ये जितने भी एसोसिएशन हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, सबसे सुपीरियर है, सबसे उच्च है। और अरस्तु फिर इस प्रकार से अपने राज्य के बारे में विचार बताते हैं। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे हुआ। तो अरस्तु ने कहा है कि जो स्टेट है वो एक नेचुरल एसोसिएशन है, एक प्राकृतिक संस्था है, और यह विकास का परिणाम है। उनका कहना ये था कि भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, चाहे मास्टर या सर्वेंट हो या मेल या फीमेल हो, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जिनके सहयोग से ही परिवार का जन्म होता है। इस तरह मनुष्य की सभी आवश्यकताएं परिवारों को एक दूसरे के पास लाती हैं। मतलब कहीं ना कहीं सबसे पहले देखिए क्या बने, सबसे पहले परिवार बने, फिर जो मनुष्यों की आवश्यकताओं से क्या है, परिवार एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं, और फिर जिससे कि ग्राम ग्राम यानी कि गांव बनते हैं। फिर विकास के इसी क्रम में बहुत सारे गांव के सम्मिलित होने से नगर बनता है, यानी कि सिटी बनता है, और धीरे धीरे करके कई नगर मिल करके राज्य का निर्माण करते हैं। इसे देखिए, निम्नलिखित रेखा चित्र एक डायग्राम की तरीके से मैंने इसको बताया है, तो हम उससे इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि पहले हम कह सकते हैं कि मेल प्लस फीमेल प्लस प्रॉपर्टी, तो हमारा क्या बना, एक फैमिली बन गई। देन फैमिली प्लस फैमिली मिले तो क्या बन गए, विलेज बन गए। विलेज प्लस विलेज मिले तो फिर सिटी बन गए, और सिटी प्लस सिटी मिले तो सिटी स्टेट बन गए। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, अरस्तु कहते हैं कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं के लिए ही एग्जिस्टेंस में आता है और एक अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए ही बना रहता है। चलिए देखिए, अब बात करते हैं कि अरस्तु के अनुसार राज्य का स्वरूप क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो अरस्तु ने राज्य के स्वरूप संबंधी या इसकी विशेषताओं से संबंधित बहुत सारे विचार
व्यक्त किए हैं। तो उनको कई सारे हमने पॉइंट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, जो स्टेट इज़ अ नेचुरल एसोसिएशन, यानी कि अरस्तू कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। मीन्स राज्य ना तो किसी समझौते के परिणाम स्वरूप बना है, न ही किसी और तरीके से, बल्कि ये एक नेचुरल संस्था है। और इसके लिए उन्होंने 3 तर्क दिए हैं, 3 बातें उन्होंने बताई हैं। क्या क्या? नंबर 1 तो वो कहते हैं कि राज्य जिन संस्थाओं पर आधारित है वो संस्थाएं भी नेचुरल हैं और उनका विकसित रूप भी नेचुरल ही होगा। यानी कि राज्य जिन भी संस्थाओं से मिलकर के बना है, जब वो सब नेचुरल हैं तो उनसे मिलकर के जो राज्य बना है तो वो भी नेचुरल ही होगा। और राज्य का ये जन्म क्यों हुआ है? सेकंड पॉइंट वो कहते हैं कि राज्य का जन्म मनुष्यों की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हुआ है। थर्ड, उनका कहना ये है कि मनुष्य प्रकृति से ही विकासशील है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, सोचने समझने की शक्ति रखता है, तो वो कैसा है? वो विकासशील है और वो इसीलिए ही नेचुरल तरीके से राज्य के निर्माण में सहायक होता है। सेकंड विशेषता देखिए, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। स्टेट इज़ द सुप्रीम एसोसिएशन। तो अरस्तू के अनुसार जो स्टेट है वो केवल एसोसिएशन का एसोसिएशन ही नहीं है, बल्कि वो सुप्रीम एसोसिएशन होता है। यानी कि जैसे कि हम फैमिली की बात करें, हम विलेज की बात करें, हम सिटी की बात कर रहे हैं, तो उन सब में सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम एसोसिएशन है वो क्या? वो स्टेट ही है, क्योंकि वो सबसे ऊपर होता है और ये व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाकी अदर जितने भी एसोसिएशन होते हैं वो स्टेट पर ही डिपेंड होते हैं और इसका जो मुख्य लक्ष्य जो होता है व्यक्तियों के जीवन को तथा उनकी आवश्यकताओं को सही तरीके से पूरा करना होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस पर एग्ज़ाम में अक्सर ही बच्चों से शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि राज्य मनुष्य से पहले है और इसको इस तरीके से पूछा जाता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। द स्टेट इज़ प्रायर टू इंडिविजुअल। अब देखिए, जब अरस्तू कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पहले है तो यह कथन कुछ विचित्र सा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अभी हमने क्या कहा था कि राज्य कैसे बना है? राज्य स्वाभाविक तरीके से बना है, जिसमें सबसे पहले परिवार बना और उसके बाद में विलेज बने, फिर सिटी बने, फिर तब जा कर के स्टेट बना है। तो यानी कि मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली इकाई तो क्या है? परिवार है, यानी कि मनुष्य है, और मनुष्य के हित के लिए राज्य का जन्म हुआ है। तो फिर ये कैसे संभव है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी कि राज्य मनुष्य से पहले है? तो देखिए यहाँ पर इसको बिल्कुल क्लियर करते हुए अरस्तू कहते हैं कि यदि हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देखें तो व्यक्ति राज्य से पहले आता है, लेकिन यदि इसको हम मनोवैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से देखें तो राज्य व्यक्ति से पहले आता है। उन्होंने इसमें यहाँ पर 2 तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य एक समग्रता है और व्यक्ति उसका एक अंग, यानी कि जैसे हम मनुष्य के शरीर की बात करें तो राज्य पूरा एक शरीर है और व्यक्ति उसका एक अंग। तो देखिए कहीं ना कहीं हम किस चीज़ की बात पहले करते हैं? हम शरीर की बात पहले करते हैं, क्योंकि वो पहले आता है और अंग बाद में, इसलिए राज्य व्यक्ति से पहले है। और दूसरा तर्क देते हुए अरस्तू ने कहा है कि व्यक्ति का राज्य से अलग कोई महत्व नहीं है और जो व्यक्ति राज्य के निर्माण से पहले रह सकता है वह या तो कोई एनिमल होगा या फिर डिवाइन पावर, या वो देवता या फिर पशु। तो वह मनुष्य तो तभी कहलाता है जब वह राज्य में प्रवेश करता है। इसलिए मनुष्य का अस्तित्व राज्य के कारण है और इसीलिए राज्य व्यक्ति से पहले है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अरस्तू कहते हैं कि राज्य अंतिम तथा पूर्ण संस्था है। स्टेट एज द फाइनल एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। यानी कि देखिए हमने जो शुरुआत की थी राज्य के बनने की, तो हमने पहले फैमिली से स्टार्ट करते हुए विलेज की बात की, फिर हमने सिटी की बात की, फिर हमने स्टेट की बात की और सबसे लास्ट में जो फाइनली जो एसोसिएशन बना वो क्या है? वो स्टेट ही होता है। तो अरस्तू के अनुसार राज्य सामाजिक विकास का चरम रूप है
और परिवार में होने वाला जो विकास है वो राज्य के रूप में एक पूर्णता को प्राप्त करता है। यानी कि धीरे धीरे करके शुरुआत तो देखिए परिवार से होती है, पर धीरे धीरे करके पूर्ण रूप में क्या बन जाता है, राज्य बन जाता है। राज्य में ही व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इसीलिए राज्य स्वयं में ही एक पूर्ण संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य का स्वरूप जैविक है, यानी कि ऑर्गेनिक नेचर ऑफ द स्टेट। अरस्तु कहते हैं राज्य एक जीवधारी के समान है। जैसे देखिए हम चाहे ह्यूमन बीइंग की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास की जब सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस सब सही होती हैं तो धीरे धीरे करके नेचुरली हमारा विकास होता है ना। हमारा जो शरीर का विकास होता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। तो जीवधारी पेड़ पौधे सभी का इस तरीके से स्वाभाविक तरीके से विकास होता है। तो यहाँ पर राज्य का स्वरूप भी अरस्तु कैसा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्टेट का जो नेचर है वो ऑर्गेनिक होता है और जीवधारी की तरह ही राज्य का स्वाभाविक विकास हुआ है। उसके सभी कार्य विभिन्न अंगों द्वारा संपन्न किए जाते हैं और इस प्रकार राज्य व्यक्तियों तथा समुदायों से मिलकर बना होता है और ये सभी राज्य पर ही निर्भर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्य आत्मनिर्भर इकाई है। स्टेट इज सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। यानी कि अरस्तु के अनुसार जो राज्य है वो आत्मनिर्भर है। देखिए इससे पहले राज्य के अंदर जितने भी एसोसिएशन हैं वो क्या हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ पर अरस्तु कहते हैं कि राज्य आत्मनिर्भर है और उनके अनुसार आत्मनिर्भरता क्या है, वह गुण है जो लोगों की राज्य की सभी स्थितियों तथा वातावरण की पूर्ति करता है और जो व्यक्तियों के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि राज्य में लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सारी राज्य के लोगों के हितों की पूर्ति करने के लिए सारी चीज़ें वहाँ पर पर्याप्त तरीके से होती हैं। और इन द लास्ट बात करते हैं राज्य का एकत्व तथा बहुत्व, यानी कि यूनिटी एंड प्लुरलिटी ऑफ द स्टेट। अरस्तु के अनुसार राज्य में विभिन्नता में एकता है, यानी कि विभिन्नता की भी बात की गई है, एकता की भी बात की गई है। वह कहते हैं कि राज्य नागरिकों की कुछ बातों पर नियंत्रण रखे और वह राज्य की यूनिटी को बताते हैं कि राज्य में यूनिटी होनी चाहिए। और जब वो बहुत्व की बात कर रहे हैं तो उनका कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि राज्य विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होने के बाद में भी राज्य में यूनिटी होनी चाहिए। अब इसके बाद में देखिए अरस्तु राज्य के उद्देश्य तथा कार्यों के बारे में क्या बता रहे हैं। तो अरस्तु के अनुसार राज्य के निम्नलिखित उद्देश्य तथा कार्य हैं। नंबर 1, राज्य का जो प्राथमिक दायित्व है वो अपने सदस्यों को अच्छा जीवन प्रदान करना है, कि सभी का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो कैसा होना चाहिए, सभी का जीवन स्तर कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर होना चाहिए। सेकंड, राज्य का कार्य सकारात्मक तथा रचनात्मक है। थर्ड, राज्य अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है और न्याय प्रदान करता है। फोर्थ, राज्य का वास्तविक कार्य अपने नागरिकों का अच्छा चरित्र बनाने से है ताकि वह गलत कार्यों की तरफ ना जाएं। फिफ्थ, राज्य नागरिकों के बीच सहिष्णुता बनाए रखता है तथा उन्हें धर्म संगत, कि मतलब कहीं ना कहीं लोग नैतिक मूल्यों पर चलें, ऐसा बनाता है। तो इस तरीके से राज्य के कार्य अत्यंत व्यापक हैं अरस्तु के अनुसार, और राज्य मनुष्यों का एक नैतिक संगठन है और राज्य का लक्ष्य अपने सदस्यों की अधिकतम भलाई करना है। और इन द लास्ट यदि हम निष्कर्ष या कंक्लूज़न यदि हम निकालें तो जितने भी हमने विश्लेषण किए हैं उन सभी से स्पष्ट है कि राज्य एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक नैतिक संस्था है और साथ ही साथ इसमें यूनिटी की बात भी की गई है कि राज्य में एकता की स्थापना होनी चाहिए। और इसीलिए अरस्तु राज्य के कार्यों के संचालन के लिए विभिन्नता में एकता का सूत्र लागू करते हैं।
और उनका तर्क है कि राज्य एक समुदाय है और समुदाय में विभिन्न प्रकार के सदस्यों का होना अनिवार्य है। तो आशा करती हूँ कि अरस्तू के ये राज्य संबंधी विचार और जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो अरस्तू के विचार हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हिंदी के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं।